स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेसन नंबर 4 की कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसके आधार पर आप कुछ जटिल क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकें। जिसमें आज मेरे पास अपने इस ट्रिक की पहली ट्रिक है। यह आपको एक परिपथ दिया गया है। स्टूडेंट, आपको इस परिपथ की तुल्यधारिता बिंदु ए और बी के मध्य ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, इस तरह की धारिता ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है। और नियम क्या कहता है? नियम कहता है आपके पास सपोज मैंने इसको बोला P, इसको मैंने बोला Q, इसको मैंने बोला R और इसको मैंने बोला S। यदि आपके पास P/Q बराबर R/S होता है तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट जो मध्य भाग में आपके पास जो संधारित्र जुड़ा हुआ है इसमें आपके पास किसी प्रकार की कोई घटना प्रेक्षित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? सुनिए इधर आप देखिए, होगा क्या यहाँ पे कि जब आप इसे विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो आवेश यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ आता है। मान लेते हैं यहाँ विभव बनता है VC। उसी प्रकार से कुछ आवेश इधर से बहता हुआ इधर आता है, यहाँ बनता है विभव VD के रूप में। यदि आपके पास VC बराबर VD होगा तो इसमें आवेशों का संचरण नहीं होगा। इस वाले भाग में इसका कोई रोल आपके पास नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हम कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था में कि C और D के मध्य किसी प्रकार से कोई धारा का चालन नहीं होता है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि धारा A से C, C से B की ओर, उसी प्रकार से A से D और D से B की ओर प्रवाहित होगी। अर्थात ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में बनेंगे और ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले आप ये चेक करिए कि क्या P/Q बराबर R/S है या नहीं। चेक करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? P के रूप में अपने लिखा 2/2 बराबर 2/2, मतलब कि 1/1। अर्थ होता है कि अनुपातिक भुजा में लगाए गए संधारित्र का अनुपात बराबर है। अतः इस संधारित्र में किसी प्रकार से कोई धारा का चालन नहीं बनेगा। तो अब इसका सरल रूप क्या बनेगा परिपथ का? देखिए, हम इसका सरल रूप बनाते हैं स्टूडेंट। अब इसको इग्नोर करते हुए, इस परिपथ को हम यहाँ से हटाते हुए हमने इसकी परिपथ को इस तरह से बदला। यह P वाला संधारित्र है, यह आपके पास Q वाला संधारित्र है। इसी प्रकार से ये R वाला संधारित्र और यह आपके पास S वाला संधारित्र। ये हो जाता है A और ये हो जाता है B। प्रत्येक की धारिता आपको दे रखी है 2 माइक्रोफेरड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये व्यवस्था आपके पास है श्रेणी क्रम में और ये व्यवस्था भी है श्रेणी क्रम में। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। दोनों की धारिता के रूप में बराबर है, इसलिए हमने C1 बराबर C2 फॉर्मूला लिया। फॉर्मूले के रूप में हम कहते हैं 2 × 2/2 + 2, मतलब कि 4/4 आपके पास बनेगा। C1 बराबर C2 बराबर 1 माइक्रोफेरड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको और शॉर्ट परिपथ के रूप में अपन बदलते हैं। शॉर्ट परिपथ आपके पास बनेगा यह एक संधारित्र और यह दूसरा संधारित्र। ये A बिंदु और ये बनता है B बिंदु। आपने इसको सोल्व किया था, आपके पास आया एक आंसर 1 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार से इनको हल करने पर आपके पास आया 1 माइक्रोफेरड। अब चूंकि ये दोनों आपके पास बनते हैं समांतर क्रम में, तो इस आधार पर CP बराबर बनेगा 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरड। अतः हमारे पास आंसर बनेगा CP बराबर 2 माइक्रोफेरड, जो कि
दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता आपके पास बनती है। आपको स्टूडेंट्स बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको हम बोलते हैं एक व्हीट स्टोन ब्रिज। मैं लिखता हूँ आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से इस सूत्र को जाना जाता है। ये परिपथ व्यवस्था जो आपने बनाई है ये व्हीट स्टोन ब्रिज के नाम से जानी जाती है। हम केवल यहाँ इस बात को ध्यान देंगे कि हमारे पास जो परिपथ व्यवस्था है क्या वह व्हीट स्टोन ब्रिज के रूप में है। व्हीट स्टोन ब्रिज की पहचान आपके पास होगी कि P/Q बराबर R/S है। तो मध्यवर्ती शाखा जो कि विकर्ण का रूप है, इसमें किसी प्रकार से आवेशों का प्रवाह नहीं होता। स्टूडेंट, अगला सवाल भी आपके पास मैंने एक व्हीट स्टोन ब्रिज के रूप में आपको बनाया है, जिसकी पहचान करने का तरीका दोबारा से आप फिर एक बार और समझिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक विद्युत स्रोत पावर सप्लाई किया, मतलब कि बैटरी को आपने यहाँ पर जोड़ा। अब देखिए धारा का प्रवाह यहाँ से होता हुआ इधर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ धारा इधर से बहती हुई इसमें होती हुई इधर जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये मध्य भाग का कुछ रोल अलग ही होगा आपके पास, ठीक है। यदि हम इस मध्य भाग को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं, छुपा लेते हैं, तो हमारे पास ये दो संधारित्र और ये दो संधारित्र एक चतुर्भुज के रूप में बनते हैं इस तरह से। यह जिसके मध्य यह संधारित्र आपके पास जुड़ा हुआ है, ये होता है A और आगे आपके पास दे रखा है यह B के रूप में, ठीक है। अब यहाँ चूंकि आपके पास ये दो संधारित्र हैं तो यह 1 और यह 2, ऐसे ही यह दोनों आपके पास जुड़े हुए हैं। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है स्टूडेंट। पाँच माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा, पहले आप परिपथ व्यवस्था को चेक करिए, क्या यह व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो हम देखते हैं 5/5 1/1 हो जाता है, ऐसे ही 5/5 1/1 अर्थात संतुलित है। इसका मतलब है इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक। तो हम देखते हैं ये दोनों हमारे पास हो गए श्रेणी क्रम में, इसी प्रकार से ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, ओके। अब हम इसका सरल परिपथ बनाते हैं, तो हमारे पास इसका सरल परिपथ बनेगा कुछ इस तरह से। इन दोनों को हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक संधारित्र रहेगा, ऐसे ही इन दोनों को हल करेंगे तो एक संधारित्र हमें प्राप्त रहेगा, ठीक है। यह आपके पास है 5 माइक्रोफेरेड का, जो कि सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। जब हम दोनों को श्रेणी क्रम में हल करते हैं तो यह हमारे पास बनता है 5/2 माइक्रोफेरेड। इसी प्रकार से 5/2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये A पॉइंट और यह B पॉइंट, ठीक स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये दोनों तो हमारे पास आते हैं समांतर क्रम में। पहले इनको हम हल करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूले बनाने पर यह केवल एक संधारित्र का रूप लेगा और यह आपके पास होगा नेक्स्ट कैपेसिटर। इसको हम आपने हल किया 5/2 प्लस 5/2, जो कि आपके पास बन जाएगा 5/2 प्लस 5/2 बराबर आपके पास होगा 10/2, मतलब कि 5 माइक्रोफेरेड। और ये सवाल में यहाँ आपको 5 माइक्रोफेरेड ऑलरेडी इसने शुरुआत से ही दे रखा है। अब अंतिम दौर में अपने पास है कि दोनों ही संधारित्र श्रेणी क्रम में हो गए, इसलिए तुल्य धारिता CS बराबर होगी 5 × 5/5 प्लस 5, मतलब कि 25/10, मतलब 2.5 माइक्रोफेरेड। ये स्टूडेंट अपना आंसर बनता है। स्टूडेंट अगला सवाल है जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी इस तरह का सवाल करवाया है, लेकिन वहाँ मैंने यहाँ प्लेटों के मध्य 2 भाग बनाए, यहाँ मैंने 3 भाग बनाए। 3 भाग बनाने पर धारिता पर क्या प्रभाव होगा और यह किस तरह से सॉल्व होगा, हम इसको हमारी ट्रिक के आधार पर देखेंगे।
देखिए, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, प्रथम प्लेट पॉजिटिव, आपने पहली प्लेट को पॉजिटिव लिया, ये लीजिए, हमने पहली प्लेट को पॉजिटिव ले लिया और दूसरी प्लेट को हमारे पास है नेगेटिव के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं अब कि यदि हम इस प्लेट को 3 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग होता है a/3, a/3 और a/3। लेकिन प्लेटों के मध्य की दूरी नियत रखी गई है, प्लेटों के मध्य की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम यह देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ये चित्र कुछ इस तरह से रहेगा, 1, यह 2 और यह 3। प्रत्येक प्लेट आपके पास है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। तीनों प्लेटों को हमने जैसा हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने जोड़ दिया। ये लीजिए, ये बिंदु B हो जाता है और ये बिंदु A हो जाता है। प्लेटों के मध्य की दूरी को D दे रखा है। 3 भागों में आपने प्लेट को तोड़ा तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्लेट होती है A/3 और A/3। अब ये व्यवस्था बनती है समांतर क्रम संयोजन की। तो हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता Cp बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3। चूँकि जो संधारित्र आपके पास है वह एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसके रूप में हमारे पास बनेगा A/0 εr1/d। लेकिन यहाँ एक ही जगह आपको दिया गया है /3 के रूप में। ठीक है, क्योंकि आपने प्लेटों को 3 भागों में बांटा है। 2 भाग में बांटा होता तो A/2, 5 भाग होते तो A/5 आपके पास होता। तो इसी प्रकार से A/3 ε0 εr2/d प्लस A/3 ε0 εr3/d। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास बनता है A/0 εr1/3d प्लस A/0 εr2/3d प्लस A/0 εr3/3d। तो आपके पास बनेगा Cp बराबर, आपने कॉमन लिया, कॉमन आपके पास आता है A/0/3d। तो मिलेगा आपको εr1 प्लस εr2 प्लस εr3। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र जो कि दिया गया है उसके आधार पर तुल्य धारिता होती है स्टूडेंट। अब इसी का सेकंड सवाल भी आप ध्यान दीजिए, क्या कहता है यह, इसकी व्यवस्था क्या होगी, इसको भी हम देखेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इसने इस चित्र में किस तरह से बताया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल तो इसने A ही मान रखा है, केवल परिवर्तन इसने जो किया वो किस में किया, प्लेटों के मध्य की दूरी को इसने परिवर्तित कर दिया। और कैसे किया कि इसने प्लेटों के मध्य की जो दूरी है उसको 3 भागों में इसने बांट दिया। ठीक, तो हम ये कह देते हैं कुल दूरी D थी आपके पास, ये लीजिए D। तो D/3, तीनों दूरियों को हम बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। पहली प्लेट जैसा कि हमने पढ़ा है पॉजिटिव और अंतिम प्लेट नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, आप ये मानिए कि आपके पास यह एक चालक प्लेट है। ठीक है, क्योंकि आप जब पार्टीशन करोगे तो किसी न किसी चालक प्लेट की आपको यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। तो प्रेरण के फलस्वरूप यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इसी प्रकार से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आपके पास बनेंगे। तो हम देखते हैं पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, फिर पॉजिटिव प्लेट, फिर नेगेटिव प्लेट, फिर देखते हैं हम पॉजिटिव प्लेट, फिर देखते हैं हम नेगेटिव प्लेट, जिसको आपने A और B के मध्य जोड़ा है। तो हम ये देखते हैं ये संयोजन हमारे पास हो जाता है
श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधारिता के रूप में हम लेते हैं 1/CS बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को C1, C2 और C3 के रूप में सॉल्व करेंगे। तो 1/CS बराबर 1/C1 फॉर्मूले के रूप में A एप्सिलॉन R1 बटे D/3 प्लस 1/A एप्सिलॉन R2 बटे D/3 प्लस 1/A एप्सिलॉन R3 बटे D/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे। हमने सोल्व किया इसको 1/CS इक्वल टू, यह संख्या ऊपर चली जाएगी तो आपके पास बनता है D बटे, ये संख्या आपके पास ट्रांसफ़र होगी स्टूडेंट्स। तो अपन लिख सकते हैं इसको यहाँ पर 3A एप्सिलॉन R1 अपॉन D प्लस 1/3A एप्सिलॉन R2 अपॉन D प्लस 1/3A एप्सिलॉन R3 बटे D 1/CS। आपके पास बनेगा D ऊपर चला जाएगा अपॉन 3A एप्सिलॉन आपने कॉमन लिया 1/एप्सिलॉन R1 प्लस 1/एप्सिलॉन R2 प्लस 1/एप्सिलॉन R3 आपके पास बनता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास बनेगा यह इस तरह से 1/CS इक्वल टू D/3A एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आपके पास आएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 जो कि बनेगा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 प्लस एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R3 प्लस एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 के रूप में। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब उल्टा करने पर कंडीशन आपके पास क्या बनेगी वो आपको यहाँ पर चेक करना है। चलिए, तो आपके पास बनेगा CS बराबर 3A एप्सिलॉन नॉट बटे D, ये संख्या अंश में चली जाएगी बटे आपके पास रहेगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R3 प्लस एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2, ये फॉर्मूला आपके पास बनता है स्टूडेंट। इस तरह से यदि प्लेटों के मध्य को 3 भागों को आपने बांटा, 3 बराबर भागों में बांटा, तो आपके पास तुल्यधारिता इस प्रकार से प्राप्त होगी। स्टूडेंट, अगली ट्रिक के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। आपके पास बहुत इजी परिपथ बनाया है मैंने, फिर इसी ट्रिक को मैं दूसरे परिपथ में भी आपको लागू करवाऊंगा। परिपथ ये कहता है कि बिंदु A और B के मध्य तुल्यधारिता क्या बनेगी। A और B के मध्य तुल्यधारिता क्या बनेगी। स्टूडेंट, हम यदि देखते हैं यहाँ पर हम एक विद्युत स्रोत जोड़ देते हैं, ये प्लस और माइनस, ये लीजिए हमने जोड़ दिया, तो हम ये देखते हैं कि धारा यहाँ से होती हुई यहाँ आएगी। ठीक है, धारा को जाना है बिंदु B पर, तो वो धारा इधर से जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि इस वाली शाखा में किसी प्रकार से कोई विद्युत युक्ति, मतलब न तो संधारित्र है, न कोई व्यवस्था है, न कोई विद्युत सेल जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ इन संधारित्रों का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनकी तुल्यधारिता C बराबर होगी 0। ये आपका एक ट्रिक आंसर है स्टूडेंट। बहुत अच्छा सवाल, इजी सवाल, कहने को इजी है, और मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको श्रेणी क्रम में देखते हुए श्रेणी क्रम का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ आप देखो कि यहाँ से आप जाते हैं तो कोई व्यवस्था आपको नहीं मिल रही, तो आवेश क्या करेगा, यहाँ से प्रवाहित होते हुए बिंदु B पर चला जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये भी क्या किया मैंने यहाँ पे आपको, यहाँ पर भी कंडीशन वही है,
प्रक्रिया क्या है, आपने विद्युत सेल जोड़ा, ये लीजिए, प्लस और माइनस आपने जोड़ दिया, ठीक है। धारा इधर से होती हुई जाएगी, यहाँ पहुँचेगी। तो देखते हैं अपन कि इस शाखा में यहाँ तक कोई युक्ति नहीं जुड़ी हुई है, तो धारा क्या करेगी, इस रास्ते से पहुँचती हुए बिंदु P पर पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में भी धारिता C बराबर कितनी बनेगी, 0 आपको प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल जो इससे कुछ अलग हट के ट्रिक पर है आपके पास, इसको भी आप देखिए। हमें कहा गया है कि A और B के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, हम A से आते हैं हम यहाँ पर इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर देखते हैं हम, ये वाली लाइन पूरी एक साथ जुड़ी हुई है, अर्थात ये दोनों संधारित्र जो आपके पास है, ये आपके पास श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और फिर इसके साथ यह समांतर क्रम में। तो पहले हम इसको हल करेंगे, इसको मान लेते हैं C1 है। जब हमने इसको हल किया तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा 2 × 2 अपॉन 2 + 2 इज इक्वल टू 4/4, मतलब कि 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसका सरल रूप अपन बनाते हैं। तो सरल रूप अपन देखते हैं, ये तो पॉइंट A, आपने यह 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है ये वाला, और इसके साथ आपने यहाँ पर इसको हल किया तो आपका आंसर आया था 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ रखा है। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से यही कंडीशन यहाँ से चलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये दोनों संधारित्र जो है ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको भी अपन सरल करते हैं परिपथ को। तो ये तो बना A बिंदु, जब आपने इन दोनों को हल किया तो 1 + 1 आपके पास बन जाएगा 2 माइक्रोफैरड। फिर आपके पास है 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र, और ये बिंदु बनता है B। हम देखते हैं अब यह व्यवस्था आपके पास बनती है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं, CS बराबर होगा 2 × 3 बटे 2 + 3। 3 × 2 6 और 3 + 2 5, मतलब कि CS बराबर बनेगा 1.2 माइक्रोफैरड। इस तरह से यह दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट, अगली जो ट्रिक आपके पास है उस ट्रिक में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चित्र में मैंने 2 संधारित्र आपको जोड़े हैं। अब सवाल ये कहता है कि आपको यहाँ एक तो तुल्य धारिता ज्ञात करिए। तो तुल्य धारिता की ट्रिक स्टूडेंट आपके पास शॉर्ट में बनती है यह, जैसा हमने इसके पहले भी कई एग्जाम्पल्स में काम में लिया है। इसके अलावा इस सवाल में कुछ अतिरिक्त बात यह जोड़ी गई है कि आपको ये बताना है कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता कितनी होगी, ये भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए वोल्टता ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास बनता है यह। ठीक है, ये 2 फॉर्मूलों की सहायता से आप यहाँ पर तुरंत प्रभाव से वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तुल्य धारिता निकालनी है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला ट्रिक के आधार पर CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 + C2। CS बराबर 2 × 2 बटे 2 + 2 बराबर 4/4, मतलब 1 माइक्रोफैरड आपके पास बनेगा स्टूडेंट। ठीक है ना। अब अपने को करना क्या है, आपको बोला गया है V बराबर तो है 12 वोल्ट, बैटरी जोड़ी गई है ये। आपको प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर वोल्टता निकालनी है। तो हमने कहा प्रथम संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता V1 बराबर आपके पास ट्रिक के रूप में फॉर्मूला बनता है C1 अपॉन C1 + C2 और इंटू V। तो V1 आपको मिलेगा
C1 का मान आपके पास है 2, V आपके पास है 12, C1 प्लस C2 2 प्लस 2, आपको मिलेगा 12 इंटू 2 24 बटे 2 प्लस 2 4, मतलब आपको मिलेगा V1 बराबर कितना 6 वोल्ट। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र के लिए भी हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या कंडीशन रहेगी। तो दूसरे संधारित्र के सिरों के मध्य वोल्टता V2 बराबर C2 बटे C1 प्लस C2 और इंटू V। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे C2 2 इंटू 12 बटे 2 प्लस 2, जो कि बनेगा 24 बटे 4। V2 बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। स्टूडेंट्स, आपका आंसर सही है या नहीं, इसकी पहचान करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि संयोजन श्रेणी क्रम होता है तो आपके पास जितनी भी वोल्टता आएगी उन सभी वोल्टताओं का जो योग बनेगा वो आरोपित वोल्टता के बराबर होना चाहिए। जैसा कि V1 और V2 आपके पास आता है 6 प्लस 6 बनता है 12 वोल्ट। आप देखते हैं यह 12 वोल्ट इस आरोपित वोल्टता के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर सही बनेगा। ये हमारे पास थी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए एक ट्रिक। स्टूडेंट, अगली ट्रिक हमारे पास है कि दो संधारित्र आपको समांतर क्रम में दिए जाए तो आपको एक तो तुल्यदायिता ज्ञात करने का यह फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, कोई विशेष नई बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन नई बात हमारे लिए क्या है? नई बात यह है कि अब हमसे पूछा जाए कि बताइए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो आप यहाँ पर इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। इस ट्रिक का उपयोग करके आप प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इस ट्रिक का उपयोग इस दिए गए चित्र के लिए करते हैं। आपको यहाँ दो संधारित्र दिए गए हैं जिनकी धारिता 1 माइक्रोफेरड और 2 माइक्रोफेरड है। इन संधारित्र को हमने 3 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रत्येक संधारित्र में आवेश कितना होगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर तुल्यदायिता ज्ञात करी। Cp बराबर 1 प्लस 1 बराबर होगा 2 माइक्रोफेरड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा ज्ञात करने के पहले हम कुल आवेश Q ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। C की जगह यहाँ बनता है Cp, जो कि आपके पास बनेगा 2 इंटू 10 की घात माइनस के 6 इंटू V आपको दे रखा है 3, तो आपके पास बनेगा Q बराबर 3 इंटू 2 6 इंटू 10 की घात माइनस के 6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दोनों संधारित्रों पर अलग अलग आवेश ज्ञात करेंगे। तो हमने सबसे पहले कहा प्रथम संधारित्र पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 हमने नाम दे दिया। ट्रिक के आधार पर होगा C1 बटे C1 प्लस C2 और इंटू Q, जो कि आपके पास बनेगा, वैल्यू रखिए आपने, C1 का मान आपके पास है 1 माइक्रोफेरड, 1 इंटू 10 की घात माइनस के 6 बटे C1 प्लस C2 आपने निकाला है 2 माइक्रोफेरड 10 की घात माइनस के 6 के रूप में। Q आपके पास है इंटू 6 इंटू 10 की घात माइनस के 6। हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 10 की घात माइनस 6 आपस में कैंसिल होता है, आपके पास बनता है Q1 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। आप लिख सकते हैं Q1 बराबर होगा 3 माइक्रो कूलम। ये Q1 का मान आया आपके पास। अब ऐसे ही हम Q2 निकालें, तो Q2 निकालने का तरीका आपके पास क्या होगा? दूसरे संधारित्र में आवेश, दूसरे संधारित्र में आवेश निकालना है अपने को। तो हमने कहा दूसरे
संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर होगा फॉर्मूले के रूप में C2/C1 प्लस C2 और इंटू Q आपको प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। वैल्यू किस तरह से होगी स्टूडेंट्स, हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू के रूप में आपको प्राप्त होगा यह फॉर्मूला कुछ इस तरह से। C2 का मान आपके पास है 2 × 10⁻⁻6। C1 प्लस C2 को आपने निकाला है 2 × 10⁻⁻6 और Q आपने निकाला है 6 × 10⁻⁻6। ये आपस में कैंसिल होगा, आपके पास बनेगा 6 × 10⁻⁻6 कूलम, या आप इसको लिख सकते हैं Q2 बराबर होगा 6 माइक्रो कूलम। ये आपका सेकेंड आंसर आता है स्टूडेंट, जिसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक को समझते हुए आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ये चित्र है जो कि आपको दिया गया है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है A और बीच की जो दूरी दे रखी है स्मॉल d। हम ये मानते हैं प्लेट A जो है वो पॉजिटिव है और प्लेट B हमारे पास नेगेटिव की स्थिति बनाती है। तो हम इस प्लेट पर पॉजिटिव आवेश की सतह बनाते हैं। चलिए भाई बना लिया हमने, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। यदि हम थोड़ा और सोचें, हम सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है यहाँ नेगेटिव बनाया तो यहाँ पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ नेगेटिव बनना चाहिए था, लेकिन संभावना नहीं होगी आपके पास ऐसा। तो हमें देखेंगे यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव आपस में फिनिश होते हैं, तो हमारे पास बनेगी ये यहाँ पर नेगेटिव परत के रूप में। हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास दो व्यवस्था बनी, नंबर 1 और नंबर 2 के रूप में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दो संधारित्र आपको प्राप्त होते हैं, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, मतलब प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है। हम ऐसे संयोजन को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसके रूप में लिखा जा सकता है Cp बराबर C1 प्लस C2। अब धारिता C1 के रूप में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बनेगा और प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बनेगा। इस प्रकार से Cp बराबर आपको मिलेगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारे पास इस दिए गए चित्र का आंसर नंबर 1 बनता है। स्टूडेंट, इसी में एक क्वेश्चन हमारे को इस तरह से भी इसने दिया है आपको कि यदि प्लेटों के मध्य की स्थिति को आप इस तरह से व्यवस्थित कर दें, ये लीजिए भाई, कर देते हैं हम, ये लीजिए, ये बी प्लेट है, ये ए प्लेट है। ओके, प्रत्येक प्लेट की दूरी वही डी के रूप में आपको दे रखी है, बार बार रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्षेत्रफल प्लेटों का ए है हमारे पास, ये लीजिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है हमारे पास। इसकी स्थिति को हमने नेगेटिव के रूप में पढ़ा है, ये नेगेटिव के रूप में, और यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव है सही, ये हमारे पास प्लेट नेगेटिव के रूप में, और ये स्थिति आपके पास रहती है पॉजिटिव के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पे कंडीशन कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव में मिल गया। समान आवेशों के मध्य की स्थिति अपने पास बनती है नेगेटिव के बाद पुनः नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में। हमारे पास प्लेट ए जो है पॉजिटिव की स्थिति में व्यवस्था है। यदि हम इसके एक नॉर्मल चित्र को देखते हैं तो नॉर्मल चित्र के रूप में अपन कहते हैं ये तो है पहली प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, इसके चित्र के रूप में ये पॉजिटिव नेगेटिव पहले संधारित्र के रूप, फिर दोबारा से कहता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो भाई हमने इस नेगेटिव को इससे सेट किया, ये लीजिए भाई, हमने जोड़ दिया। फिर ये नेगेटिव प्लेट दोबारा से इस नेगेटिव से जुड़ी है, ये लीजिए भाई, हमने इसको भी जोड़ दिया, और पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट ए से जुड़ जाती है,
इस तरह से ये संयोजन आपके पास बनता है समांतर क्रम संयोजन के रूप में। तो हमारे पास पुनः बनेगा Cp बराबर C1 प्लस C2 और प्लस C3। इसमें और इसमें केवल अंतर इतना है कि यहाँ 2 व्यवस्था आपके पास बनती थी और यहाँ आपके पास 3 व्यवस्था के रूप में बनता है। ठीक है, तो आपके पास बनेगा Cp बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसको आप लिख सकते हैं Cp बराबर 3A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के रूप में। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक, सेकंड